चंद्रनाथ भाग 14। सरयू ने मधुरता से हंसकर कहा, सखी ने आज अपनी मनचाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी रात को एक एक कदम करके वृद्ध कैलाश चंद्र घर लौट आए। बंधी हुई तुलसी वेदी तक तब भी दीप जल रहा था। फिर भी वह कैसा भीषण अंधकार। यहाँ कुछ समय पूर्व सब कुछ था और अब कुछ नहीं। केवल मिट्टी का दीप अब तक जलता आ रहा था। नाशवान संसार की भांति उसकी उम्र भी अब खत्म हो चली थी। अब बुझ ही जाएगा। सरयू इसे अपने हाथ से जला गई थी। चारपाई पर आकर कैलाश चंद्र लेट गए। थकी आंखों में तंद्रा घिर आई, किंतु कान के पास उसी वक्त जैसे बीच बीच में कोई पुकार जाता, दादू। सपना देखा कि राजा भरत उनकी छाती पर मृत्युशैया पर पड़े क्षीण होठ कंपाकर बोल रहे थे, लौट जाओ, लौट जाओ। सवेरे वे चारवाई पर से उठे, बाहर आकर अभ्यस्त की तरह पुकारा, विशु, विशु। इसके बाद अचानक याद हो आया कि विशु नहीं है, वे लोग चले गए हैं। शतरंज की पोटली हाथ में लेकर शंभू मिश्र के घर पहुंचे। पुकार कर कहा, मिश्र जी, मेरा दादा भाई चला गया। दादा भाई को सभी प्यार करते थे। मिश्र जी को दुख हुआ। शतरंज बिछ जाने पर मिश्र जी ने कहा, बाबूजी, तुम्हारे वजीर का क्या हुआ? कैलाश चंद्र ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, वही तो मिश्र जी, उसे तो विशु ले गया। लाल वजीर को बहुत चाहता था, बच्चे ने किसी तरह भी नहीं छोड़ा, ले ही गया। उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राणों से अधिक प्रिय शतरंज के जोड़े को खराब कर दिया था। यह कहते हुए उन्हें लाज मालूम हुई। मिश्र जी ने फिर कहा, तब दूसरा जोड़ा बिछाऊं? हाँ, बिछाओ। पहली बार खेल में कैलाश चंद्र की हार हुई। शंभू मिश्र उसके साथ बहुत दिनों से खेलते थे, परंतु कभी हरा नहीं सके थे। आज हारने का कारण वे सहज ही समझ गए। बोले, बाबूजी, अब तुम्हारा सारा इल्म भी विशु अपने साथ ही लेता गया। बाबूजी के चेहरे पर सूखी हंसी की रेखा दिखलाई दी। बोले, आओ एक बाजी और देखी जाए फिर। बहुत अच्छा बाबूजी। खेल के बीच में कैलाश चंद्र ने एक किश्त देते हुए कहा, विशु। मिश्र शंभू हंस पड़े। किश्त देते हुए वह बोले, बाबूजी, यह तो किश्त है, विशु नहीं। दोनों हंस पड़े। फिर शंभू मिश्र ने किश्त देकर कहा, तुम्हारे 2 सिपाही मारे गए। कैलाश चंद्र घबराकर बोले, दादा, ओ दादा, आओ, आओ जल्दी आओ। फिर कुछ देर उसका इंतजार करते हुए बैठे रहे। मन में हो रहा था जैसे अभी एक कोमल देह उनकी पीठ पर उछल पड़ेगी। शंभू मिश्र ने विलंब देखकर कहा, बाबूजी, सिपाही नहीं बचा सकोगे अब? वृद्ध चौंक उठा। वही तो, 2 मारे गए। इसके बाद खेल खत्म हो गया। मिश्र जी जीत गए, किंतु वे खुश नहीं हुए। गोटियां हटाकर बोले, बाबूजी, दूसरे दिन खेल होगा अब। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, मिजाज एकदम परेशान से लगते हैं। घर लौटते समय दोपहर हो गया। मन में हो रहा था कि विशु तो है नहीं, फिर इतनी जल्दी जाकर क्या करूं। घर पहुंचकर देखा कि लखिया की माँ अकेली रसोई घर में बैठी हुई है और खाने का इंतजार कर रही है। आज उन्हें खुद ही रसोई बनाना होगा, खुद ही लेकर खाना होगा, अकेले खाना होगा। इच्छानुसार भोजन करेंगे, कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, विश्वेश्वर का डर नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन। परंतु वह अच्छा जो नहीं लगता। रसोई घर में जाकर देखा, 1 मुट्ठी चावल, 2 आलू, थोड़ी सी दाल और कुछ लकड़ियाँ। आंखों से आंसू फूट निकले। 2 साल पहले की बात याद आ गई। तब भी यूं ही बनाना पड़ता था खुद से। यही लखिया की माँ सभी चीज़ें तैयार कर देती थी, किंतु तब विशु आता भी नहीं था और चला भी नहीं जाता था।
कटहल के नीचे उसका बनाया हुआ छोटा सा खेल का घर अब भी मौजूद था। 2 टूटे हुए घड़े, एक हाथ पांव से टूटा हुआ, मिट्टी का छोटा सा पुतला और 2 पैसे की टूटी बांसुरी वहां पड़ी थी। बच्चों की तरह वृद्ध ने उन्हें बटोर कर अपने सोने के कमरे में रख दिया। दोपहर को फिर गंगा पांडे के घर शतरंज बिछाया कर बैठने लगे। शाम को मुकुंद घोष के बैठक खाने में जमने लगे, किंतु प्रसिद्ध खिलाड़ी कहकर कैलाश चंद्र अब उतना सम्मान नहीं होता, क्योंकि वे तब दिग्विजय थे और अब एकमात्र खिलाड़ी। उन दिनों जैसे हाथ पकड़कर खेल सिखलाते थे, वही आज चाल बोल देता है। जिसके साथ वे बाजी रखकर भी नहीं खेल पाते, वही आज स्वेच्छा से एक किश्त मारकर ही खेल आरंभ करता है। खेलने का शौक अब भी पहले की तरह है, परंतु अब वह सामर्थ्य नहीं है। 2-1 कठिन चाल भी याद पड़ती है, किंतु सरल खेल में बड़ी गलती हो जाती है। पहले शतरंज खेलने का गर्व था और आज वह केवल लज्जा में बदल गया है। शंभू मिश्र आज भी सम्मान करते हैं, फिर वे प्रतिद्वंदी होकर नहीं खेलते। आवश्यकता पड़ने पर 2-1 कठिन समस्या जरूर पूर्ण कर देते हैं। घर पर भी आजकल बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। लखिया की माँ रोज ही गुस्सा हो जाती है। 2-1 आंसू पोंछते हुए कभी देखा गया। वह कहती, बाबू खाना दाना क्या एक बार भी छोड़ दिया? जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो, कैसे हो गए हो? कैलाश चंद्र हंसकर कहते, बेटी रसोई बनाना बिल्कुल भूल गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत दिनों की पुरानी वह दासी छोड़ती नहीं, बकझक करके एकाध मुट्ठी चावल बनवा ही देती है। इस तरह 1 महीना कट गया। इसके बाद 3-4 दिनों तक कैलाश काका को कोई नहीं देख पाया। शंभू मिश्र को यह बात पहले याद आई। वे देखने के लिए आए, पुकारा, बाबा जी। लखिया की माँ ने जवाब दिया, कहा, बाबू को बुखार हो आया है। मिश्र जी ने अंदर आकर देखा कि बिछौने के पास बाबूजी लेटे हुए हैं। आकर पूछा, बाबूजी बुखार हो गया, डॉक्टर बुलाऊं? कैलाश चंद्र ने हंसकर कहा, हाँ मिश्र जी, पुकार हुई है, इसी से धीरे धीरे जा रहा हूँ। मिश्र जी ने कहा, छी छी, राम राम, आराम हो जाएगा, ऐसी बातें जुबा पर मत लाओ। अब आराम होने की उम्र नहीं है ठाकुर, अब की तो चलना होगा। कविराज को बुलाया था? कैलाश फिर हंस पड़े। 68 साल की उम्र में कविराज आकर क्या करेगा मिश्र जी? 68 साल? बाबूजी, 68 साल का आदमी भी जी सकता है। कैलाश चंद्र ने उस बात का जवाब न देकर सहसा उत्तर दिया, अच्छी बात है मिश्र जी, मेरे दादा भाई ने चिट्ठी लिखी है। अरे लखिया की माँ, वह जंगला खोल देती, मिश्र जी को चिट्ठी तो पढ़ सुनाऊं जरा। तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकालकर बड़ी तकलीफ से शुरू से आखिर तक पढ़ सुनाई। पत्र बंगला में होने के कारण हिंदी भाषी शंभू मिश्र ने कुछ समझा और बहुत कुछ नहीं समझा। रात को शंभू मिश्र कविराज को बुला लाए। कविराज बंगाली डॉक्टर थे। वे कैलाश चंद्र से परिचय नहीं थे। उनके सवालों का 1-2 जवाब देकर कहा, कविराज महाशय, दादा भाई ने चिट्ठी लिखी है, सुनो पढ़ता हूँ। दादा भाई से कविराज महाशय का परिचय नहीं था। बोले, किसकी चिट्ठी? दादू विशु की। लखिया की माँ, चिराग जरा यहाँ रखो तो बिटिया। चिराग के सहारे उन्होंने सब कुछ पढ़ सुनाया। कविराज ने सुना या नहीं, कैलाश चंद्र ने यह जानना जरूरी भी नहीं समझा। सरयू के हाथ की लिखी हुई विशु की चिट्ठी थी। वृद्ध को यही सांत्वना थी और यही सुख था। कविराज महाशय दवा देकर चले गए। कैलाश चंद्र शंभू मिश्र को पुकारकर विश्वेश्वर के रूप, गुण और बुद्धि, इन सब की समालोचना करने लगे। 2 सप्ताह बीत गए, किंतु बुखार ठीक नहीं हुआ। वृद्ध ने तब तक मोहल्ले के एक लड़के को बुलाकर विशु को एक पत्र लिखवाया। मोटी मोटी बात यह थी कि वे मज़े में हैं
और केवल कुछ अस्वस्थ हो गए हैं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर कि कैलाश काका के जीने की जब कोई आशा नहीं है, हरिदयाल देखने आए। दो एक बातचीत के बाद कैलाश चंद्र ने तकिए के नीचे से वह चिट्ठी निकालकर उनके हाथ पर रखते हुए कहा, बाबूजी पढ़ो जरा, दादा विशु की चिट्ठी है। चिट्ठी बिल्कुल मैली हो गई थी, दो एक जगह से फट भी गई थी, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता था। हरिदयाल जो जो पढ़ सके पढ़कर बोले, सरयू के हाथ की लिखावट है। उसके हाथ का लिखा है, पर चिट्ठी मेरे भैया की है, नीचे उसका नाम भी है। वृद्ध बातचीत से उतना संतुष्ट नहीं हुए, बोले, उसका नाम और उसकी चिट्ठी केवल सरयू ने लिख दिया है, वह जब लिखना सीख लेगा तो खुद लिखेगा। हरिदयाल ने सिर हिलाया। कैलाश चंद्र उत्साह से कहने लगे, पढ़ा बाबूजी, मेरा विशु रात को दादू दादू कहकर रो उठता है, वह क्या भूल सकता है मुझे। इसी समय उनकी आंखों से दो बूंद आंसू की गालों पर बहकर तकिए पर आ गिरे। लखिया की माँ पास ही खड़ी थी। उसने दयाल ठाकुर को बुलाकर कहा, ठाकुर जाओ, अब आप जाओ अपने घर। तुम्हारे रहने पर दिन भर यही बाबूजी इसी प्रकार बातें करते रहेंगे। 4-5 दिन और कट गए। अब हालत निहायत खराब हो गई। शंभू मिश्र आजकल रात दिन वहीं रहते, बीच बीच में कबीराज आकर देख जाते। आज दिन भर होश नहीं था। शाम को कुछ होश आया, इसके बाद अर्धचेतन अवस्था में पड़े रहे। गंभीर रात को बोले, विशुदा मेरा वजीर अब तो दे दो भाई, नहीं तो मात खा जाऊंगा। दे दो विशुदा। शंभू मिश्र के पास आकर कहा, बाबूजी क्या बक रहे हो। कैलाश चंद्र ने एक बार उनकी ओर देखा, घबराकर एक बार तकिए के नीचे हाथ डाला, जैसे कोई चीज खो गई हो और आवश्यकता के समय हाथ बढ़ाने पर भी ढूंढ नहीं पा रहे हो। इसके बाद हताश होकर करवट बदलकर मधुर स्वर से बोले, विशु विश्वेश्वर एक बार वजीर दे दो भाई, वजीर हारने पर भला खेल कितनी देर और चलेगा, दे दो ना दादा। इस संसार के दांव पर कैलाश चंद्र वजीर हार गए थे, संसार के मालिक के प्रति कातर भाव से जैसे उसी की भिक्षा मांग रहे थे। शंभू मिश्र पास आकर खड़े हो गए। लखिया की माँ ने चिराग मुंह के सामने रखकर देखा कि उनकी आंखें चढ़ गई थी, केवल होठ अब भी कांप कांप कर जैसे कहते हों, हे विश्वेश्वर, वजीर हारने पर भला कितनी देर खेल होता है। अरे ओ विशुदा, वजीर कहाँ है, दे देना भाई, नहीं तो हार जाऊंगा। दूसरे दिन दयाल ठाकुर ने चंद्रनाथ को पत्र लिख दिया कि पिछली रात कैलाश चंद्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म हुई। अगली वीडियो में नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी कहानी आपको अच्छी लग रही है, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।